Hello students and welcome to DNT English classes. Well, today's session is about the footprint without feet, class 10 English, and we are going to cover the 6th chapter, the making of a scientist. Well, this is one of the important the fiction, the story we are going to learn about how does a curious child becomes a scientist. What are the qualities, what are the essential things which are needed to become a scientist. So this is overall very interesting story we are going to learn. As we know, The Making of a Scientist is written by the Peterson. It's Robert W. Peterson, an American writer. Now the story goes like this. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. See, this is the wonder done by Ebright. It is Richard H. Ebright. At the age of 22, 22 साल का एक लड़का जो पहले फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर रह चुका है एंड एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड एज विथ अ न्यू थ्योरी. उन्होंने एक थ्योरी दिया. द थ्योरी वाज अबाउट हाउ द सेल्स वर्क, कि सेल कैसे फंक्शन करता है. और ये थ्योरी उन्होंने अपने एक ये कॉलेज फ्रेंड के साथ, रूममेट के साथ मिलकर तैयार किया था और जिसको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के जर्नल्स में प्रकाशित किया गया. ये जर्नल्स होता है जिसमें कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशंस या फिर थ्योरी को पब्लिश किया जाता है. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ ए कॉलेज स्टूडेंट्स. देखिए, ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि दिस वंडर हैज बीन डन बाय ए कॉलेज स्टूडेंट. और ये पहली बार हुआ है जब किसी कॉलेज स्टूडेंट्स के किसी थ्योरी को साइंस जर्नल में, इस साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया गया हो. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 and hitting a home run and your first time at bat. For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. And it all started with butterflies. हर चीज़ में हमें ब्रेक थ्रू मिलता है कभी ना कभी लाइफ के अंदर में. और जैसे हमने देखा कि जब कोई पहली बार कुछ हम अचीवमेंट करते हैं तो वो हम लोगों के लिए इंस्पायरेशन बन जाता है बाकी के आगे की लाइफ के लिए. तो इसमें हमने देखा कि एब्राइट जब पहली बार इसके सेल्स की थ्योरी को पब्लिश किया गया तो ये इसकी शुरुआत है और फिर वो हमेशा ही इस साइंटिफिक वर्ल्ड में, इस फील्ड में वो आगे बढ़ते रहते हैं. और फिर इनकी जो शुरुआत होता है वो एक बटरफ्लाई के कलेक्शंस को लेकर रहता है. An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. Ebright कहते हैं कि ये he was the only child of his parents. ये अपने माता पिता के इकलौते संतान थे और इनका जन्म ये नॉर्थ ऑफ रीडिंग, ये प्लेस का नाम है जो पेंसिल्वानिया अमेरिका में है. There wasn't much I could do there. उस वक्त इनको वहां पर एज ए चाइल्ड जो टाइम पास होता है, जो हॉबीज होता है बच्चों को खेलना, इन सब चीज़ों की सुविधा उनको वहाँ नहीं था उस वक्त. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. इन्होंने जैसे कहा कि जैसे कि ये अकेले थे तो ये किसी भी तरह के स्पोर्ट्स को नहीं खेल सकते थे क्योंकि गेम खेलने के लिए आपको अदर प्लेमेट्स की जरूरत होता है. बट देयर वॉज वन थिंग दैट आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स. और इन्होंने सोचा कि
ठीक है, अगर हम खेल नहीं सकते तो और कुछ तो कर ही सकते हैं। और ही स्टार्टेड कलेक्टिंग नंबर ऑफ थिंग्स, उन्होंने कई चीजों को कलेक्ट करने का अपना शौक बनाया। सो ही डिड एंड डिड ही एवर बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। देखिए एब्राइट जो है, ये एब्राइट की एक विशेषता ये है कि ये किसी भी काम को बहुत ही डिटरमाइंड होकर, पैशनेट होकर और बहुत डीप इंटरेस्ट के साथ ये करता था। एंड व्हाट वी सॉ दैट ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। हमने देखा कि इनका जो मेजर कलेक्शंस बचपन में हुआ करता था दैट वाज बटरफ्लाई ऑफ कोर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम इट वो रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, इन सारी चीजों को कलेक्ट किया करते थे। और ये ही यूज्ड टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट, ये एक एक चीज को बड़ी क्लोजली एब्जॉर्व करते थे, उन चीजों को समझने का कोशिश करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू। हमने देखा कि वो बहुत ही छोटे से उम्र में अपने आप में उन्होंने उनके अंदर एस्ट्रोनॉमर, वो अपने आप को देखते हैं। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी एब्राइट रात रात भर आसमान को निहारता है, उन स्टार्स को देखता है और फिर उन सारी चीज़ों की एग्जिस्टेंस को जानने के बारे में बहुत ज़्यादा ईगर रहता है। तो हर एक चीज़ को लेकर इनके अंदर में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाई देता है। From the first he had driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. Well, इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कोई, हाउ कम somebody becomes a scientist. क्या साइंटिस्ट के लिए, साइंटिस्ट का माइंड बहुत इंटेलिजेंट होता है या फिर वो साइंटिस्ट का भी दिमाग आम लोगों की तरह होता है? जी, सबके पास बिल्कुल एक जैसा दिमाग होता है। साइंटिस्ट क्या करता है तो वो अपने दिमाग का यूज करता है, और जो लोग हैं इन कंपैरिजन टू द कॉमन पीपल, कॉमन लोग अपने दिमाग का यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट अपने दिमाग को किसी एक काम पे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और वो फिर विशेष जानकारी प्राप्त करके वैज्ञानिक बनते हैं। सो हमने क्या देखा कि इनकी जो क्यूरियोसिटी है, वो अपने इस क्यूरियोसिटी को, अपने इस जिज्ञासा को समझने के लिए, जानने के लिए, शांत करने के लिए वो अपने हाई क्लास ए ग्रेड ब्रेन का यूज करते हैं। वो हमेशा ही ब्रेन का यूज करते हैं। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। वेल, we'll see that behind anyone's success there should be a help, cooperations from the family. So there is a family support. एब्राइट की मदर हमेशा एब्राइट को इंकरेज करती है, इंस्पायर करती है। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बाउट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा। जैसे कि हम देखें कि एब्राइट को उसकी पढ़ाई में और इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसकी मदर किस तरह से हेल्प करती है, तो एब्राइट को वो ट्रिप पे ले जाती है, घूमने फिरने के लिए जाता है एब्राइट। साथ में एब्राइट के लिए बहुत सारे ऐसे जो साइंटिफिक टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, जो खरीद कर लाया जाता है। जैसे हमने देखा कि उसके लिए माइक्रोस्कोप खरीदा गया, कैमरा खरीदा गया, टेलीस्कोप्स खरीदा गया। और ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से एब्राइट का जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स हिज स्टडी वो और डेवलप होता है। तो हम देखते हैं कि मदर के द्वारा एक तरह से सपोर्ट किया जा रहा है एब्राइट को और ज़्यादा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने के लिए। It was his only companion until he started school, his mother said. After that, he would bring home after friends for him. जैसे कि हम जानते हैं कि एब्राइट was the only companion for his mother, क्योंकि उसके फादर का डेथ हो चुका था और उसके बाद जो उस परिवार में एब्राइट ही सब कुछ था उसके मदर के लिए। And so he was, pampered. His mother said, after that I would bring home friends for him. देखिए, एब्राइट की मदर क्या करती है तो एब्राइट के लिए फ्रेंड्स लाती है घर में, ताकि एब्राइट्स को किसी भी चीज़ की कमी ना फील हो। But at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade.
हमने देखा कि रिची प्यार से रिचर्ड को उसकी मदर रिची बुलाती है, और रिचर्ड और उसकी माँ हमेशा एक साथ होते हैं, हर एक चीज़ों को वो शेयर करते हैं। She had her son spend almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. हमने देखा क्या कि उसकी मदर हमेशा ही she is always there as ready to help him in any way. किसी भी तरह से वो मदद करने के लिए तैयार रहती है। रिचर्ड की माँ कहती है कि जब रिचर्ड के पास when he does not find any work to do, तो she used to find work for him. वो काम ढूंढती थी कि आखिर एब्राइट क्यों खाली बैठा है, इसे कौन सा काम करना चाहिए। एंड नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। नॉर्मली अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो उसे काम पे लगा दिया जाता है, बट नॉट इन केस ऑफ एब्राइट्स मदर। एब्राइट की माँ उसे किसी फिजिकल वर्क में ना लगाकर वो उसे किसी न किसी बुक में इन्वॉल्व कर देती है, किसी न किसी पढ़ाई से संबंधित काम में वो उसे लगा देती है। दिस शोज एज हाउ रेगुलरली आवर एब्राइट इज हेल्प्ड बाय हिज मदर एंड लर्न ही डिड। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। हमने क्या देखा कि एब्राइट को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और जिस तरह से उसकी मदर उसे हेल्प कर रही है उसका इंटरेस्ट और इंक्रीज हो रहा है। एंड what is the consequence? Result ये हुआ that he performed better. He topped in his school. He scored the highest grade on every Sunday, on every day. Thinks he was just like every other kid. His mother said. By the time he was in second grade, Ebright had collected all 25 species of butterfly found around his bedtown. You know, see, we cannot imagine this achievement, as how can a boy of second grade can show this much interest in anything? कि एक छोटा बच्चा कैसे किसी चीज में इतना डीप इंटरेस्ट दिखा सकता है कि जब वो सिर्फ सेकेंड ग्रेड में था तो अपने उस होम टाउन में पाए जाने वाले अलग अलग 25 डिफरेंट 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज को वो कलेक्ट कर चुका था। एंड दिस शोज a very big achievement for a boy like Ebright। और हमने जब ये देखा कि अब एब्राइट के पास एक दो नहीं 25 स्पीसीज के बटरफ्लाई वो कलेक्ट कर लिया है, that probably would have been end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10। एब्राइट कहते हैं कि जब उन्होंने अपने होम टाउन में पाए जाने वाले जितने भी अलग अलग तरह के स्पीसीज थे, 25 अलग अलग स्पीसीज को उन्होंने कलेक्ट कर लिया, और फिर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि बस उनका ये जो कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज है वो यहीं तक सीमित रह जाएगा, इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड हियर। बट ऐसा नहीं होता है। अब उनकी लाइफ के अंदर भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब एब्राइट की मदर एब्राइट के लिए एक चिल्ड्रंस बुक, एक बच्चे की किताब जो है वो खरीद कर लाती है, जिस किताब का नाम होता है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। और फिर हम देखेंगे कि हाउ डज अ बुक बिकम द टर्निंग पॉइंट इन एब्राइट्स लाइफ। ये एक बुक किस तरह से एक इंसान का जीवन बदल सकता है, एक इंसान को महान बना सकता है, या फिर एक इंसान को अपने उद्देश्य तक पहुंचा सकता है, ऐसे हम देखेंगे एब्राइट के केस में। वेल, हमने क्या देखा दैट mother encouraged him from the first he had driving curiosity along with the bright mind. Monarch 10, The Travel of Monarch 10 was the book given to Ebright. That book which told how monarch butterflies migrate to Central Americas. इस किताब में बताया गया कि किस तरह से मोनार्क ये बटरफ्लाइज वो सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट करता है, एंड ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। और ये बुक हमने देखा कि ये जो साइंस के लिए जो ईगरनेस था उसे और ओपन कर दिया, इसके इंटरेस्ट को और साइंस के प्रति बढ़ा दिया। और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हाउ
this book proves to be the milestone in the life of Ebright. At the end of the book, the readers were invited to help study butterflies' migrations. जब इस किताब को उन्होंने पढ़ लिया, उसके अंत में अब सभी रीडर्स को एक काम दिया गया था. उसमें ये वर्क था कि जितने भी रीडर्स हैं उनको ये जो बटरफ्लाई के माइग्रेशंस हैं उसको लेकर स्टडी करने के लिए बुलाया गया. दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक. अब डॉक्टर फ्रेडरिक ने इन लोगों को इनवाइट किया टू स्टडी अबाउट द बटरफ्लाइज. एंड a Urquhart of the University of Toronto, Canada, Ebright's mother wrote to the Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. अब हमने देखा क्या कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से एब्राइट की मदर जो है कंसर्न्ड है उसके फ्यूचर को लेकर, उसकी स्टडी को लेकर, उसकी लर्निंग को लेकर, और वो फिर डॉक्टर उर्क्हार्ट से कांटेक्ट करती है, सजेशन लेती है कि अब वो अपने इस एब्राइट को किस तरह से गाइड करें, किस तरह से आगे बढ़ाएं. तो फिर उसे प्रोजेक्ट दिया जाता है, काम दिया जाता है, और काम इस तरह का है कि बटरफ्लाइज को टैग करना है. मीन्स बटरफ्लाई के ऊपर में कुछ ऐसा निशान लगाना है एडेसिव से, ताकि उसके माइग्रेशंस वो कहां कहां जाता है, क्या क्या मूवमेंट होता है, इन सारी चीजों को देखा जा सकता था, रिकॉर्ड किया जा सकता था. द बटरफ्लाई कलेक्शन सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लास्ट लेट समर. अब हमने देखते हैं कि यहाँ ये जो एरिया रीडिंग एरिया है, यहाँ पर समर में के जो लेट समर के जो सीजन है उसके लास्ट 6 वीक्स, ये बहुत ज़्यादा सीजन होता है बटरफ्लाई कलेक्ट करने का. इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच देम मेनी. कहा जाता है कि अगर एक एक करके अगर बटरफ्लाई को पकड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा की संख्या में बटरफ्लाई को नहीं कैच किया जा सकता है. बट अगर उनको एक साथ रेज कर दिया जाए, एक साथ अगर उनको झुंड में पकड़ा जाए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू कैच नंबर ऑफ बटरफ्लाइज एट अ टाइम. इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in a basement through their life cycle from eggs to caterpillar to pupa and to adult butterfly. हमने क्या देखा कि एब्राइट ने अब क्या शुरू किया, तो वो फीमेल बटरफ्लाई को कलेक्ट करने लगा, उसके एग्स को कलेक्ट करने लगा, और वो अपने बिल्डिंग के जो बेसमेंट है नीचे में उसमें वो उन सारी बटरफ्लाइज को रेज करने लगा. अब हमने देखा कि किस तरह से रेज कर रहा है, तो वो एग्स को रेज करके वो फिर उसकी जो कंप्लीट साइकिल है, एग से कैटरपिलर से प्यूपा, एंड प्यूपा से फिर एक एडल्ट बटरफ्लाई बन जाने की प्रोसेस. तो वो हर एक प्रोसेस में उसके बेसमेंट में डेवलपमेंट हो रहा था. एंड ही वुड कैच एंड then he would tag the butterflies wings and let them go. और फिर वो बटरफ्लाई के जो विंग्स था उसको टैग करता था एडेसिव से, उसके ऊपर में लाइट लगाया जाता था ताकि उसकी पहचान हो सके. एंड what we saw for several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. अगर कभी ऐसा चांस मिलता कि हम एब्राइट के बेसमेंट को देख पाते, उसके बेसमेंट पे हजारों ऐसे बटरफ्लाइज रेज हो रहा था, अलग अलग कैटेगरीज के. आई मीन टू से कि समवेयर एग्स, प्यूपा, कैटरपिलर एंड देन ऑफ कोर्स द एडल्ट बटरफ्लाई. देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is when he entered county science fair. देखिए अभी तक जो रियल ब्रेक थ्रू है वो नहीं मिला है, और ये पहली घटना है जब हमारे एब्राइट को पता चलता है कि ये साइंस एग्जैक्ट क्या होता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है. व्हेन ही इज ओनली इन 7th grade ही पार्टिसिपेटेड इन काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट. हमने क्या देखा कि पहली बार जब ये किसी साइंस मेला में भाग लेता है और एब्राइट फेल हो जाता है.
It was really a sad feeling to sit there and got nothing while everybody else had won something. ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट की बात है कि जिस साइंस फेयर में एब्राइट ने पार्टिसिपेट किया था वहां पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सबको कुछ ना कुछ अवार्ड रिवार्ड दिया गया था. दे गॉट नंबर ऑफ प्राइजेस और ही वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गेट एनी ऑफ द अवार्ड्स. उनको कोई भी तरह के अवार्ड नहीं दिया गया. इट वॉज वेरी सैड. ये बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग था इनके लिए. बहुत ही फेल्ट सैड अबाउट द सिचुएशन. बट यहां पर फिर हमें एक लेसन मिलता है एब्राइट के माध्यम से कि द फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस. हम लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं. अब हम यहां पर देखेंगे कि इनके अंदर में कितना स्ट्रॉन्ग कंपिटिटिव नेचर है. ये अपने आप से कंपटीशन कर रहे हैं और इनके लिए अब एक चैलेंज हो गया एज हाउ टू विन अवार्ड्स, एज हाउ टू प्रूव हिमसेल्फ द बेस्ट. अब इनका एक ही लक्ष्य है कि इस जो ये साइंस की जो फेयर है, काउंटी साइंस फेयर, इसमें किस तरह से अवार्ड जीता जाए. You know, Ebright said his entry was slides of the frog's tissue which he showed under a microscope. हमने क्या देखा कि एब्राइट ने क्या चीज शो किया था वहां पर. तो इन्होंने एक फ्रॉग्स के सेल्स का स्लाइड प्रोड्यूस किया था थ्रू माइक्रोस्कोप. और फिर he realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. अब उनको एक चीज का पता चल गया कि जो विनर्स होता है या जिन्हें अवार्ड दिया जाता है वो सिर्फ एक मेयर डिस्प्ले नहीं करते हैं. दे हैड टू शो द रियल एक्सपेरिमेंट्स. दे हैड टू प्रूव इट बाय एक्सपेरिमेंट. उन्हें एक्सपेरिमेंट करके साबित करना होता है किसी चीज को. तो वैज्ञानिक वो होते हैं, अवार्ड उन्हें दिया जाता है. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड वाज अपीयरिंग. हमने देखा कि एब्राइट के अंदर में वो जो प्रतिस्पर्धा का जो नेचर है, कंपीट करने का जो नेचर है, वो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है. एंड नाउ ही रियलाइजिंग दैट आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर I would have to do a real experiment. He has already made his mind planned completely as he's not going to miss this award very next year. इन्होंने डिटरमाइंड हो गया कि अगली बार की इस फेयर में मुझे प्राइज मिलना ही है. And he said, the subject I knew most about was the insect work and I had been doing in the past several years. देखिए, ये एक बढ़िया बात होता है कि कुछ चीज जो हमारे बचपन में हॉबीज होता है वही हॉबीज आगे चलकर हम उसे अपना प्रोफेशन, अपना ऑब्जेक्टिव और अपना करियर बना लेते हैं उस चीज को लेकर. जैसे हमने एब्राइट के केस में देखा कि बचपन में एब्राइट को बटरफ्लाई को कलेक्ट करने में मजा आता था और फिर उसने ये सोचा कि जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट है, जैसे कि बटरफ्लाई में, इंसेक्ट्स में, तो मैं इस चीज को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं. इस चीज में मैं बेहतर कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास इसकी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं. सो ही रोट टू डॉक्टर उर्खाट फॉर आइडियाज एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ द सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट. जैसे कि ये जानते थे कि डॉक्टर उर्खाट हमें इस चीज को लेकर सजेशन दे सकते हैं क्योंकि उनको इंसेक्ट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी है. ही इज एक्सपर्ट ऑफ दैट. तो इन्होंने उनसे सजेशन मांगा और फिर उर्खाट ने इनको बहुत सारे सजेशंस और एक्सपेरिमेंट का आइडिया दिया. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize his projects in the county and international science fairs. और हमने देखा कि जिस तरह से उसे गाइडलाइन दिया गया, एक्सपेरिमेंट और जिस तरह से प्रोजेक्ट दिए गए थे, वो अपनी इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही बिजी रहता था स्कूल लाइफ में और साथ साथ स्कूल की भी पढ़ाई है. तो ही इज डूइंग एवरीथिंग साइड बाय साइड और इस चीज़ को लेकर उन्हें उपलब्धि भी मिल गया. उनका जो टारगेट था कि काउंटी साइंस फेयर में अवार्ड को जीतना, वो उन्होंने जीते. एंड नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, ही वॉन मेनी इंटरनेशनल अवार्ड्स और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी जीते. फॉर हिज 8th grade project,
Ebright tried to find the cause of a viral disease that killed nearly all monarch caterpillars every few years. अब हम देखते हैं कि एब्राइट कैसे कैसे धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी ग्रेड इंप्रूव हो रहा है, उसकी एक्सपेरिमेंट बढ़ रहे हैं और वो एक नए नए चीज़ों को ढूंढ रहा है, नई चीज़ों को खोज रहे हैं। और 8th ग्रेड में जब हैं एब्राइट, तब उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि मोनार्क कैटरपिलर्स कौन से डिजीज से मारा जाता है। मोनार्क कैटरपिलर्स की डेथ हो रहा था, अनयूजुअल डेथ्स, बहुत सारे मोनार्क कैटरपिलर मारे जा रहे थे। तो अब इनका पता लगाना था एज व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज दिस एंड व्हाट इज द एक्चुअली रीजन एंड कॉज ऑफ द डेथ्स ऑफ द मोनार्क कैटरपिलर। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटा। उन्हें एक बार ऐसा लगा कि ये जो मोनार्क कैटरपिलर का मरना हो रहा है, ये जो डिजीज है, दिस इज बिकॉज ऑफ द बीटल। बीटल एक दूसरा इंसेक्ट है, तो उन्हें लगा कि शायद ये बीटल के द्वारा इसे मार दिया जाता है या ये बीमारी आता है। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही शेड, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट एंड दिस टाइम आई वॉन। अब इन्हें पता लगाना था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना शुरू कर दिया कि ये क्या सही है ऐसा कि ये बीटल ही मोनार्क कैटरपिलर्स के मरने का कारण बन रहा है। तो उन्हें कुछ इस तरह का फाइंडिंग्स नहीं मिला, ही डिड नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। बट एक चीज उन्होंने देखा कि इस बार उन्होंने एक रियल एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश किया एंड दिस वाज द ओनली रीजंस एज हाउ ही गॉट द अवार्ड। इस बार उन्होंने अवार्ड को जीता बिकॉज ही हैड displayed, because he has experimented the realities. The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterfly copies monarchs. अब हम क्या देखते हैं अगले साल, अब हमारे एब्राइट एक ऐसी चीजों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो बहुत ही अद्भुत था। अब इनके अनुसार क्या है कि इनका मानना है कि वाइसराय जो बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई, ये 2 टाइप्स ऑफ बटरफ्लाईज है। जो वाइसराइज है वो मोनार्क का कॉपी करता है, नकल करता है। द थ्योरी वॉज दैट द वाइसराइज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स एंड वाइसराइज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। देखिए यहां पर कॉपी करने का क्या लॉजिक था। कहा जाता है कि ये जो मोनार्क बटरफ्लाईज है दैट इज नॉट ऑफ एनी टेस्ट टू एनी बर्ड्स। किसी भी चिड़िया को ये मोनार्क बटरफ्लाईज टेस्ट ही नहीं लगता है खाने में, इसलिए बर्ड्स इस मोनार्क का शिकार नहीं करते हैं। इंस्टीड वो वाइसराय जो बटरफ्लाई है, जो बर्ड्स को काफी टेस्टी लगता है खाने में, वो इसका शिकार करता है। अब वाइसराय क्या करता है, तो वो मोनार्क का कॉपी इसलिए करता है ताकि वो अगर मोनार्क की तरह दिखेगा तो वो चिड़ियों के द्वारा शिकार होने से बच जाएगा, वो डेथ्स को अवॉइड कर पाएंगे। तो दैट वाज द रीजंस as why the monarchs were copying and imitating that the monarch butterfly. So the more they look like monarchs, the likely less they are to become the bird's dinner. कहा यह गया कि जितना ज्यादा वाइसराय मोनार्क की तरह दिखेगा उतना ज्यादा उसके शिकार होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ दे कैन अवॉइड देयर डेथ्स। अब हम आगे देखेंगे कि एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट द बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। अब एक चीज एब्राइट, अब दिमाग जैसे हमने देखा क्या कि साइंटिस्ट होते क्या हैं, साइंटिस्ट कौन होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है, जो वो हर एक चीज को जानने का इच्छा करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब एब्राइट के मन में जिज्ञासा आ गया क्या कि आखिर कोई ऐसा बर्ड है जो मोनार्क को भी खा जाता हो या मोनार्क का भी शिकार कर लेता हो, जबकि ये टेस्टी नहीं है बर्ड्स के लिए। तो उनकी फाइंडिंग्स हमने देखा। He found that a starling would not eat ordinary bird food, it would eat all the monarchs it could get. हमने देखा कि एकमात्र बर्ड जिसका नाम है स्टार्लिंग, और ये बर्ड और ऑर्डिनरी जो बटरफ्लाईज है उसे नहीं खा करके वो सिर्फ मोनार्क का शिकार करता हुआ दिखता है। तो इनके अनुसार स्टार्लिंग एक ऐसा पक्षी है जो मोनार्क का भी शिकार कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि Ebright said later research by the other people showed that viceroy probably do copy the monarch.
This project was placed first in the zoology and division and third overall in the county science fair. अब इनके इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी में भी जगह मिल गया, जंतु विज्ञान में, और फिर हमने देखा कि इन्हें काउंटी साइंस फेयर में भी इस प्रोजेक्ट को जगह मिला और इनकी प्रोजेक्ट्स को अवार्ड मिला। और इस तरह से एब्राइट अब इस साइंटिफिक वर्ल्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, हमने क्या देखा कि एक हाई स्कूल या फिर स्कूल स्टैंडर्ड के लड़कों के द्वारा इतना बड़ा अचीवमेंट करना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो हमने देखा क्या कि जो फर्स्ट रेट माइंड जो यूज कर रहे थे वो, और दूसरी इनकी जो क्यूरियोसिटी है, और तीसरी बात जो इनके अंदर में अपने आप अपना बेहतर टैलेंट्स को प्रोवाइड करने की जो गुण है, ये इन्हें साइंटिस्ट बनाने के लिए काफ़ी है। हमने क्या देखा कि जब ये सेकेंड ईयर हाई स्कूल में है, रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। अब हमने देखा कि एब्राइट ने फिर से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट किया। इन्होंने क्या किया? तो रिसर्च लेड डिस्कवरी ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन। अब ये इंसेक्ट हार्मोन की खोज किया। अब वो हार्मोन जो बताया जाता है कि बटरफ्लाइज के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए वो हार्मोन्स का होना बहुत जरूरी होता है, और इस हार्मोन के कारण ही उन्हें सेल से संबंधित एक नई थ्योरी का भी उन्होंने जान पाया। The questions he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on monarch pupa? अब उनके दिमाग में एक फिर से एक क्वेश्चन कि ये जो मोनार्क पुपा है उसके बॉडी के ऊपर में 12 अलग अलग गोल्डन स्पॉट है। अब इनके दिमाग में ये क्वेश्चन बार बार कंसर्न बना रहा कि आखिर इन स्पॉट्स की क्या यूटिलिटी है, ये स्पॉट्स यहां पर क्या दर्शा रहा है इस मोनार्क पुपा के ऊपर में। Everyone assumed the sports were just ornamental. लोगों का मानना था कि नहीं, ये बस सुंदर दिखने के लिए है, ऑर्नामेंटल है, और इसके और कोई अदर यूजेस नहीं हो सकता। एब्राइट सेड, बट डॉक्टर उर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट। जैसे कि हमने देखा कि डॉक्टर उर्कहार्ट जो जूलॉजी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, इनको इंसेक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, ही हैज डीपर नॉलेज अबाउट द इंसेक्ट, तो इन्होंने इस तथ्य को नहीं माना। इनका मानना था कि उस गोल्डन स्पॉट्स के भी कुछ जरूर कुछ खास रीजन होगा, उसके कुछ खास यूजेस होंगे। टू फाइंड द आंसर, अब ये फिर से एक बार एब्राइट के लिए अब एक चैलेंज हो गया कि अब उन्हें ये पता करना था कि ये जो पुपा के ऊपर में, जो मोनार्क पुपा के ऊपर में जो ये गोल्डन स्पॉट्स है, ये क्यों है, ये फिर यूं ही है या फिर इसके कोई कारण हो सकते हैं। Ebright and another excellent science students first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब हमने देखा कि इन लोगों ने एक ऐसी एब्राइट और उनके जो फ्रेंड्स हैं उन सब ने मिलकर के एक ऐसा डिवाइस डेवलप किए। अब वो उन डिवाइस के माध्यम से वो ये साबित कर पा रहे हैं कि इन स्पोर्ट्स के द्वारा एक तरह का हार्मोन सीक्रेट होता है, और ये हार्मोन इज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ द बटरफ्लाई। अब ये हार्मोन इतना एसेंशियल है कि इसके बिना बटरफ्लाई का ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो दैट वाज द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जब हमने देखा कि इनको मिला। द प्रोजेक्ट वाज वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और जब इन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि इस प्यूपा के ऊपर में जो गोल्डन स्पॉट है, इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है जिससे पूरे बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है, अब इसके कारण इन्हें काउंटी साइंस फेयर था या फिर जो इंटरनेशनल साइंस फेयर है उस फेयर के लिए इनको एंट्री मिल गया, इनको पासपोर्ट मिल गया। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ये अपने इस साइंटिफिक वर्ल्ड में आगे बढ़ते हैं। देयर ही वॉन द थर्ड प्लेस फॉर जियोलॉजी, इनको जियोलॉजी में तीसरा स्थान मिला। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. अब हमने देखा कि ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए अपने इस साइंटिफिक इन्वेंशंस को लेकर कि इन्हें अब बहुत अच्छे काम मिल रहे हैं।
he started working for the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute Research Center. As a high school junior, Richard Albright continued his advanced experiment on the monarch puma. अब देखिए कि ये रुकते नहीं हैं. He's continued, he is on to his mission, and as a high school junior, he's conducting an experiment, advancing his experiment on monarch pupa. This year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. इन्हें इसके कारण बहुत सारे opportunities मिल रहे थे. And in the senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormone from the gold spots. अब हमने देखा कि सीनियर ईयर में जाकर के उन्होंने क्या चीज साबित कर दिया. तो उन्होंने कुछ सेल्स को डेवलप किए मोनार्क्स की विंग. अब उनका मानना था कि ये जो सेल्स है वो आगे डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होकर के जो बटरफ्लाइज का विंग है उसके स्केल्स बनते हैं. और ये जो प्रोसेस है एंटायर उसके विंग्स और स्केल्स बनना, ये इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. तो उन्होंने एक चीज बताया कि इसकी जो विंग्स बनते हैं उसमें इस गोल्डन स्पॉट से जो हार्मोन मिला है उसकी जरूरत काफी होता है और उसी के द्वारा ऐसा संभव हो पाता है. That project won first place for zoology at the international fair. और इस चीज को उन्होंने जब साबित किया तो जूलॉजी की जो इंटरनेशनल अवार्ड है, फर्स्ट अवार्ड, वो एब्राइट को मिलता है. He spent the summer after graduations doing further work at Army laboratories and at the laboratories of the U.S. Department of Agriculture. The following summer, after his freshman year at Harvard University, Albright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone and from the gold spots. हमने देखा कि इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और एब्राइट वहाँ पर लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, जहाँ पर वो और भी बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे थे और वहाँ पर बहुत एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स इनको अवेलेबल था जिसके कारण ऐसा संभव हो पा रहा था. एंड ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. हमने क्या देखा कि एब्राइट जब उस हार्मोन को स्टडी कर रहे थे तो उस वक्त इन्होंने एक खास चीज उस ड्यूरिंग दैट रिसर्च ही फाउंड, और वो क्या था? इट वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन. The hormone which we saw was secreted from the golden spots which we found on the wings of the pupa. A year and a half later, एक 1.5 साल के बाद, during his junior year, Albright got the idea for his new theory about cell life. अब जैसे ही उन्हें सेल के स्ट्रक्चर का पता चलता है, अब उनको एक सेल को लेकर एक खास आइडिया उनके माइंड में आया. Albright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of the hormone. हमने देखा कि जब वो हार्मोन के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे, उसी क्रम में उन्हें एक खास बात पता चला, और वो खास ये था कि he came to know about the cell, more about the cell. When he saw those photos, Albright didn't shout, "Eureka!" जब पहली बार उन्होंने उसको देखा, उस सेल को देखा, कहते हैं कि when he saw those photos, Albright didn't shout eureka. यूरेका का मतलब होता है कि जब आप कोई अचीवमेंट करते हैं तो आप खुशी से चिल्ला उठते हैं, और ये एक वर्ड एक्सप्रेशन है जो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट पाने के बाद बोलते हैं. तो इन्होंने ऐसा कुछ एक्सप्रेस नहीं किया. और इवन I've got it, इन्होंने ये भी नहीं कहा कि I've got it, मैंने कर दिया. He did not express like this, but he believed that, लेकिन उनका मानना था, along with this finding about insect hormones, the photos gave him the answer to one biology's puzzles. अब इस स्ट्रक्चर में जो उन्होंने देखा, जो तस्वीर उनके सामने आया, अब ये बहुत ही एसेंशियल चीज जो बायोलॉजीज की पजल को सॉल्व करता है. How the cell can read the blueprint of its DNA.
अब एक इन्होंने बहुत बड़ी चीज को खोज किया कि किस तरह से एक सेल जो है सो किसी भी डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड कर सकता है। डीएनए हम आप जानते हैं कि डीएनए होता है जो हमारे जो इनहेरिटी जो जिस क्वालिटी को जिस गुण को हम अपने ऑफस्प्रिंग से या फिर पेरेंट से जो ओल्डर जनरेशन से जो हम प्राप्त करते हैं, तो उस चीज को ये रीड कर सकता है ये सेल उस डीएनए को। तो इस सेल को डीएनए का ब्लूप्रिंट कहा गया और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एंड डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। तो ये डीएनए के द्वारा ही हमारे बॉडी के मतलब हेरिडिटी को, हमारी जो वंशानुगत गुण होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। एंड दैट द सेल कैन रीड, इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, और ये डीएनए का पता हमें उस सेल को जानकारी से, क्योंकि डीएनए जो है सो सेल के अंदर होता है, और उन्होंने सेल के जो स्टडी था स्ट्रक्चर का, हार्मोन का, उसके क्रम में इन्होंने इस चीज को पाया था। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट drawing pictures and constructing the plastic models of molecules to show that it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. हमने क्या देखा कि बहुत तरह की डिवाइस तैयार किया गया इस चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए कि द सेल इज ओनली द द ब्लूप्रिंट ऑफ द डीएनए, सेल कैन रीड द डीएनए। तो इन चीजों को वो साबित करना चाहे और फिर उन्होंने क्या दिया, तो टुगेदर दे रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। अब उन दोनों ने मिलकर के इस सेल का एक स्पेशल थ्योरी दुनिया के सामने में रखा। सरप्राइजिंग, नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स एंड सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ द 1510। हमने क्या देखा कि जिस एब्राइट को कोई नहीं जानता था, वो एब्राइट हम देख रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर्स के साथ 1510 बच्चे में दूसरा स्थान लाता है। ही इज द सेकेंड टॉपर आउट ऑफ 1510 स्टूडेंट्स इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और फिर हम देखते हैं कि बहुत ही कम उम्र में वो ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर होते हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के। देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। और उसके बाद से उस हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में उन्होंने फिर से आगे अपने एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया, कंडक्ट करते रहे। और फिर इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, इन्होंने जो थ्योरी दुनिया के सामने में रखा, कहा जाता है कि अगर ये थ्योरी साबित सच हुआ, इफ इट प्रूव्स टू बी ट्रू, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। ऐसा विश्वास किया जाता है, इट इज बिलीव दैट दिस मस्ट बी एन इंपॉर्टेंट स्टेप एज टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो हम ये जो मानव की बहुत सारी जो लाइफ के प्रोसेस है, उन सारी प्रोसेस को हम लोग समझ पाएंगे। तो ये एक साइंटिफिक अचीवमेंट हम देख सकते हैं, बहुत बड़ा। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases। इतना ही नहीं, अगर ये बात साबित होता है तो इससे हमें और भी बहुत सारा मेडिकल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे इनक्योरेबल डिजीज है जिसे हम कंट्रोल और कर्ब कर सकते हैं इसके माध्यम से। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। वेल डियर, हमने क्या देखा कि अभी हम जहां जहां पहुंचे, एक एक चीज, जिन चीजों को एब्राइट्स ने स्टडी किया, उस चीज को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने प्रूव किया और फिर अपने आप को एस्टैब्लिश किया एक जीनियस साइंटिस्ट के रूप में। ये माय डियर, ये इतना कैसे संभव हो पाया? आपने ध्यान दिया होगा शुरू से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग, कि इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी ऑफ एब्राइट। हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। देखिए, ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक लाइफ ऐसा है जहां पर हमारे बहुत सारी चीजों को जानने के लेकर जिज्ञासा हमारे मन में रहता है। और यही वो लाइफ है जिस लाइफ में हम लोग
हर एक चीज को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉलेज को जो गेन करने का जो स्टेज है, दिस इज द स्टूडेंट्स लाइफ। तो इस जीवन में विद्यार्थी को बिल्कुल ही क्यूरियोसिटी उसके अंदर में होना चाहिए। और किसी भी चीज को लेकर हम एक बात अवश्य दिमाग में रखें कि हम अपने ब्रेन का यूज करें, दिमाग का। वैज्ञानिक वो बनता है जो अपने दिमाग का यूज करता है। वैज्ञानिक वो बनता है जिसके अंदर में जिज्ञासा हो, जिसको किसी चीज को लेकर जानने की तमन्ना हो। ये क्यूरियोसिटी हमारे अंदर कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, वो बढ़ता रहना चाहिए, तभी हम कभी भी किसी नई चीज तक पहुंच सकते हैं या उसे जान पाते हैं। तो हमने देखा एक उपलब्धि जो एब्राइट के द्वारा पाया गया, और यह सब सिर्फ इनकी क्यूरियोसिटी की वजह से था। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his the theory about the cell life। हमने देखा कि हार्मोन की स्टडी के कारण इन्होंने सेल की थ्योरी को डेवलप कर दिया। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies। कहा जाता है मॉर्निंग सोज द डेज। हम लाइफ के अंदर क्या करेंगे, हमारे बचपन में ही वो सारी बातें रिफ्लेक्ट करता है। हमने जैसे देखा कि एब्राइट का इंटरेस्ट बचपन से ही बटरफ्लाइज को लेकर था। वो ही वॉज इन हॉबी ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे। एंड अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि दैट बटरफ्लाइज ओनली बिकम्स द रीजन फॉर हिज सक्सेस एंड मेड हिम अ साइंटिस्ट। हमने ये भी देखा दैट बट नो सो डीपली दैट ही हैज इन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। देखिए ऐसा नहीं, जनरली हम लोग का एक बिलीव्स होता है कि वैज्ञानिक लोग बस एक ही चीज में लगे रहते हैं, शायद उन्हें और दूसरे चीजों से इंटरेस्ट नहीं होगा या फिर उनके पास समय नहीं होगा। बिल्कुल ही नहीं। हम देखेंगे कि एब्राइट्स को साइंस के अलावा इनको और भी चीजों से लगाव है। वो क्या क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैंपियन डिबेटर। ये बहुत अच्छे एक डिबेटर है, पब्लिक स्पीकर है एंड अ गुड कैनिस्ट। और ये कैनिस्ट भी है। कैनिस्ट कहते हैं ना, छोटा नाव, जो पतला सा नाव होता है, वो उसको आप अकेले लेकर पानी में जाते हैं, दैट इज कैनोइंग। बोटिंग एक तरह का है, तो ये बोटिंग करना भी पसंद करते हैं। एंड ऑल अराउंड द आउटडोर्स पर्सन। और ये फिर ऐसा नहीं कि हमेशा अपने लेबोरेटरी में, अपने ऑफिस में या घर में कैद रहते हैं, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ही लव्स टू बी आउटडोर्स ऑल्सो। तो ये बाहर जाना भी बिल्कुल पसंद करते हैं। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। हम देखते हैं कि ये एक कैनोइस्ट भी हैं, एक पब्लिक स्पीकर हैं, डिबेटर हैं और साथ साथ एक फोटोग्राफर भी है, और पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। और ये फोटोग्राफी भी इतना सुंदर करते हैं, और खास करके इनकी जो फोटोग्राफी का जो होता है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को लेकर होता है। एंड इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and the model United Nations Club। देखिए ये एक रियलिटी है कि जब हम किसी टॉपिक पे या सब्जेक्ट पे डिबेट करते हैं, दूसरों से डिस्कस करते हैं, तो हमारा नॉलेज बढ़ता है। क्योंकि डिबेट जब हम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसे बातों का भी पता चलता है जो हमें नहीं पता होता है, तो दूसरे के द्वारा हमें जानकारी मिलता है। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग एनी आइडियाज फॉर एनीथिंग बाय डिबेट। तो ये एक बहुत अच्छा डिबेट करने में टाइम देते थे, और साथ में एक यूनाइटेड नेशंस क्लब को भी जाते थे, जहां पर भी इनकी बहुत सारी एक्टिविटी हुआ करता था। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड व्हीटरर। हमने देखा कि इनके एक सोशल स्टडीज के टीचर हैं, रिचर्ड व्हीटर। अब ये व्हीटर एक बहुत बड़ी प्रेरणा है इनके लिए। जैसे कि एब्राइट कहते हैं कि ही इज अ टीचर एंड एडवाइजर्स टू बोथ क्लब्स। मिस्टर व्हीटर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। ही ओपन्ड माई माइंड टू द न्यू आइडियाज, एब्राइट सेड। देखिए हमारे जीवन में सक्सेस पाने के लिए, हमें अपने मिशन तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी, माइंड, ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी होता है। साथ साथ एक गाइडलाइन का भी हमें ज़रूरत होता है। हमें टाइम टू टाइम हमें इनकरेज करने की ज़रूरत होता है, हमें इंस्पायर करने की ज़रूरत होता है। और हम देखते हैं कि ये जो सोशल स्टडीज़ के टीचर हैं, इन्होंने
इनकी जो माइंड है और ब्रॉड किया है इस साइंटिफिक वर्ल्ड को लेकर। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर व्हीलर सेड। देखिए, ये इनके टीचर का कहना है कि एब्राइट एक ऐसा स्टूडेंट था जो वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करता था। माय डियर, ये थोड़ा एक छोटा सा वर्ड एक्स्ट्रा, जब ऑर्डिनरी में जोर दिया जाता है तो वही बनता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और हमने देखा कि ऑर्डिनरी से थोड़ा हटके थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने का जो लगन एब्राइट के अंदर में था, यही चीज इसको एक साइंटिफिक जीनियस बना दिया, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। और हमने देखा दैट ही एक्सप्लेन Mr. Richard was, Mr. Wheeler said, what pleased me was that here was the person who put me in 3 or 4 hours at night doing debate research, and besides doing all his research with butterfly and his other interest. देखिए, ऐसे व्यक्ति जो 4-4 घंटा आपके साथ बैठकर डिबेट करे, आपके साथ तर्क करे और आपकी नॉलेज को बढ़ाए और आपको अपने मिशन तक पहुंचने में आपकी मदद करे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव। वेल, हमने कई गुण देखे एक वैज्ञानिक बनने के लिए, और एक सबसे बड़ा एसेंशियल गुण जो हमने एब्राइट में देखा, इट वॉज द सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, द सेंस ऑफ कंपीटिंग विद द अदर्स। दूसरे से स्पर्धा करना, यहां पर दूसरा कहना ठीक नहीं होगा, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज कंपीटिंग फॉर, वो खुद से कंपटीशन भी कर रहे थे। मिस्टर व्हीलर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस। ही एक्सप्लेन, रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर the winning sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. व्हीलर कहते हैं कि एब्राइट ऐसा नहीं था कि he was ambitious for winning the awards. वो अवार्ड्स जीतने के लिए काम करता था। No, it was not so. It was not for the sake of winning. सिर्फ इस खातिर नहीं। हमने क्या देखा कि he was working as to perform his best skill. He wanted to prove himself that he is the best, or what he wanted was the best thing. वो हमेशा चाहते थे कि मैं किसी भी चीज को ना इतना बेहतर से कर सकूं जितना बेहतर से उसे किया जा सकता है। बस यही एक गुण इंसान को उसके अचीवमेंट तक पहुंचा दिया जा सकता है कि मैं किसी काम को कितना बेहतर से बेहतर ढंग से कर सकूं। और ये जो इनके अंदर में फीलिंग है टू प्रूव हिमसेल्फ द बेस्ट, इनको हर एक अवार्ड्स दिलाता है और इनकी जो अचीवमेंट का ये एक सोर्स बनता है। इट हैज बिकम द सोर्स फॉर हिज सक्सेस। आगे देखते हैं कि rather he was winning because that he wanted to do the best job he could for the right reasons. He wants to be the best, and this is one of the ingredients in the making of a scientist. हमने देखा कि साइंटिस्ट बनने के लिए ये भी एक ingredients है, ये भी एक essential चीज है, and that is one of the ingredients in making of a scientist, to start with the first rate mind and curiosity. सबसे पहले वैज्ञानिक बनने के लिए क्या चीज जरूरी है? तो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, एंड साथ साथ फर्स्ट रेट माइंड, कि आप किसी भी चीज पे दिमाग लगाएं, माइंड लगावें, एंड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द वेल टू विन फॉर द राइट रीजंस. एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज. हमने देखा कि जो एक वैज्ञानिक बनने के लिए जरूरी होता है वो एब्राइट के पास पहले से है. From the time the book The Travel of Monarch X opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. हमने देखा कि एब्राइट के लाइफ में एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन तब आता है जब उसे The Travel of Monarch 10 नाम का जो चिल्ड्रंस बुक उसके मदर के द्वारा दिया जाता है, और फिर वो जो उसकी जो साइंटिफिक हॉरिजॉन है वो ओपन हो जाता है, उसका माइंड ब्रॉडन हो जाता है, और फिर उसकी क्यूरियोसिटी वो हमेशा सा बना रहता है, और वो एक एक चीज़ को आगे फर्दर अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने सिंसियरिटी से,
अपने कॉम्पिटिटिव नेचर से, अपने एरिड माइंड से, इन तमाम चीज़ों को वो आगे करता रहता है और फिर हम एब्राइट को एक बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं। वेल माय डियर, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हमने देखा कि इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को समराइज किया एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एब्राइट को लेकर जो भी छोटी बड़ी बातें था, इसमें हमने एक एक बात को समझा, हमने कुछ इसके रिफ्लेक्शंस को भी जानने का कोशिश किया साथ में कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है हमारे लाइफ के अंदर में। तो हमने देखा कि हमारे पास क्यूरियोसिटी होना चाहिए, बिल्कुल जिज्ञासा, तभी हम नई चीज़ों तक पहुंच सकते हैं। और फिर हमारे अंदर में एक हम किसी भी चीज़ पे अपना दिमाग लगावे, उसके बारे में सोचें, ऑब्जर्व करें, उसको नोटिस करें, और ये हम जब करते हैं तभी जाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में जान पाते हैं। तो ये भी चीज़ हमने देखा। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखा वो था नेचर ऑफ कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव नेचर। हमारे अंदर में ये एक सोच होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को कैसे दूसरों की अपेक्षा इसको बेहतर कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमने देखा कि साइंटिफिक रूप मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए जरूरी होता है। और साइंटिस्ट ही क्यों, ये तो एक साइंटिस्ट के बारे में कहा गया, ये क्यूरियोसिटी, ये ए ग्रेड ब्रेन का यूज़ करना, या फिर ये हमारे अंदर में जो सिंसियरिटी है, या फिर हमारे अंदर में जो कंपटीशन का नेचर है, ये हमें किसी भी तरह के हमारे मिशंस और प्लान्स में हमें हेल्प कर सकता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो 10th के स्टूडेंट्स हैं जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो भी एब्राइट की तरह अपने अंदर में जिज्ञासा को डेवलप करेंगे, अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएंगे। उनके अंदर में बहुत कूट कर जो कंपटीशन करने की भावना है कि क्लास के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम कैसे बेहतर करें, हमारा नोट्स, हमारा आंसर, हमारा परफॉर्मेंस दूसरों से कैसा बेहतर हो। अगर इस सोच के साथ विद्यार्थी आगे बढ़ता है तो उसे क्लास में टॉप होने से, या फिर स्कूल में या जिला में या देश में या अपने मिशन में, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो बिल्कुल हम इस चैप्टर से बहुत कुछ सीख रहे हैं और हमारे विद्यार्थी इससे बहुत कुछ सीख लेंगे। इस चैप्टर से वैसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हमने इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से समझने का कोशिश किया। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। वेल, फाइनल मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना, आप अपने फीलिंग्स को शेयर करना एज इन कमेंट। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप हमेशा से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, दैट इज मोस्ट वेलकम। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।